Hello students, I'm Pankaj Soni here. Today I would like to teach you Coulomb force. It is also called electrostatic force. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कैसे प्रोड्यूस होगा उसके बारे में हम लोग जानते हैं. When we are taking here two charged particles, one charged particle is placed here. एक चार्ज पार्टिकल को हमने यहाँ प्लेस करा है, दूसरे चार्ज पार्टिकल को हमने यहाँ प्लेस करा है. हाँ, पर दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन रहना चाहिए, पर सेपरेशन टू फार भी नहीं होना चाहिए. इतना डिस्टेंस में मत रखो कि फोर्स का इम्पैक्ट बहुत कम हो जाए. तो हमने दोनों चार्ज पार्टिकल को प्लेस करा है, तो एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट मींस कूलम्ब फोर्स एक्ट करेगा, और ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल पे भी कूलम्ब फोर्स एक्ट करेगा. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कूलम्ब फोर्स ऑफ बोथ चार्ज पार्टिकल हैविंग सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा. ओके, and this magnitude is directly proportional to the product of the charge according to the Coulomb force and inversely proportional to the square of the separation between them. और ये सेपरेशन को जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, स्क्वायर रेट से फोर्स का इम्पैक्ट, इट मींस मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा. ओके, लेट्स स्टार्ट इन अ बोर्ड. Coulomb force, it is also called electrostatic force. Electrostatic force या इलेक्ट्रिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स when टू स्टेशनरी, इट मीन्स क्या, एट द रेस्ट स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल is placed some separation means distance, separation r between them. दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो सेपरेशन होगा उसका मैग्नीट्यूड r होगा. ओके, बिटवीन देम ये हो गया. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कूलम्ब फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम्ब फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of the separation. r इनवर्सली मतलब उल्टा हो गया. And both charge particles it means stationary charge particles are placed in a free space, it means air medium, free space. ओके, फ्री स्पेस ये हो गया. हमने दोनों चार्ज पार्टिकल को प्लेस करा है एयर मीडियम में. दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी. द चार्ज पार्टिकल प्लस q and plus q are placed at this point. The separation between this point is r.
दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन आर हमने यहां पे लिया है, जहां पे चार्ज पार्टिकल को हमने प्लेस करा है। ओके, अकॉर्डिंग टू कूलम्स फोर्स, according to Coulomb's law, force is directly proportional to the product of the charge, जो हमने यहां पे लिखा है। The magnitude of electric force is directly proportional to product of charge, and next one, magnitude of this force is inversely proportional to the square of the separation between them। दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का जो सेपरेशन है उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे भी लिखा है। तो ये पूरा का पूरा किसके थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हुआ है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हुआ है। तो इस एक्सप्लेनेशन को हमने यहां पे लिखा है इक्वेशन के थ्रू 1 और 2। ओके, अब अगेन हमने करना क्या है कि ये जो एफ और यहां पे जो एफ है बोथ आर दी सेम, इसको हमने मर्ज कर देना है। तो जब मर्ज करूंगा तो फाइनल रिजल्ट इज F is directly proportional to product of charge, both charge particle having a base same, पर बेस अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का सेम होता है और आपने मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो फिर क्या होगा, ये क्यू स्क्वायर अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर। ये हो गया, क्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू स्क्वायर ही तो आएगा। अब अगेन आपने करना क्या है कि ये जो एफ है इसकी प्रोपोर्शनैलिटी हटा दो। जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, जो कि यहां पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के टर्म में 1/4 एब्सोल्यूट नोट को रखा है। क्यू स्क्वायर जैसा था वैसे ही रहेगा और सेपरेशन बिटवीन आर स्क्वायर भी सेम रहेंगे। तो फाइनली वी हैव ए रिजल्ट हियर, the electric force F equal to 1/4 absolute नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये करना है। अब देखो यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल को प्लेस करा है वो एक्चुअल में कहां पे प्लेस करा है हमने, फ्री स्पेस, इट मींस एयर मीडियम में। एयर मीडियम में चार्ज पार्टिकल का इंपैक्ट डिक्रीज नहीं होगा, अफेक्टेड नहीं होगा। पर जैसे आपने क्या करा है, इसे वाटर या मेटल मीडियम में प्लेस करोगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वहां पे बनेगा, जिसका मैग्नीट्यूड मोर देन 1 होगा और फिर क्या करेगा, फोर्स का इफेक्ट को डिक्रीज करवाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फाइनली रिजल्ट आया है एक्चुअल में फ्री स्पेस में चार्ज पार्टिकल को प्लेस करा है। तो अब देखो यहाँ पे जो फोर्स आया है, इस फोर्स का दो नेचर होगा, एक अट्रैक्टिव और दूसरा क्या है, रिपल्सिव। अब ये जो नेचर है of this force is depend on the sign of the charge particle, both charge particle. Okay, nature of the electric force, there are nature of the electric force. To nature of electric force, it means Coulomb force. First one is the repulsive nature. Repulsive force, and second one is the attractive force. This nature depends upon the sign of the charge particles. अगर आपने यहाँ पे पॉइंट जो ले रखा था ए और बी, इस पॉइंट का चार्ज पार्टिकल का नेचर प्लस क्यू है और इसका भी प्लस क्यू है या माइनस क्यू है और माइनस क्यू है, इट मीन्स चार्ज है लाइक है। तो अगर कैसा होगा,
इस पे जो फोर्स लगेगा, है ना, वो ये वाले जो बी चार्ज पार्टिकल्स है, ये पे इधर फोर्स लगाएगा बी ए, और ए जो है वो बी पे इधर फोर्स लगाएगा ए बी ए। ये हो गए। तो देखो यहां पे बोथ forces are acting away to each other. It means the nature of this force is a repulsive. कब होगा? जब यहां पे चार्ज पार्टिकल लाइक चार्ज पार्टिकल होंगे, लाइक चार्ज, तो नेचर ऑफ द रिपल्सिव, नेचर ऑफ द कूलम्ब फोर्स यहां पे रिपल्सिव नेचर का होगा। नेक्स्ट वन, अगर आपने यहां पे पॉजिटिव चार्ज को रखा है और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को पार्ट बी पे रखा है, या फिर यहां पे आपने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को रखा है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रखा है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, अट्रैक्ट करेगा। बिकॉज देखो ये इधर खींचेगा ऐसे और ये इधर खींचेगा, ठीक है। तो यहां पे जो फोर्स आया है इसको अब हटा दो। वी आर टॉकिंग अबाउट दी अट्रैक्टिव फोर्स ओनली। तो फिर क्या होगा ना, ये जो फोर्स यहां पे लगा है किस पे, ए पे, किसकी वजह से, बी की वजह से, और यहां पे फोर्स लगा है बी पे ए की वजह से, और दोनों का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द ईच अदर। और कब होगा ये, जब पार्टिकल का साइन क्या होगा, अनलाइक होगा। जब अनलाइक चार्ज पार्टिकल किसी सेपरेशन आर पे प्लेस करोगे तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वह एक्चुअल में क्या लगेगा, अट्रैक्टिव नेचर का। अनलाइक चार्ज पार्टिकल को प्लेस करने पे चार्ज, ये हो गया। तो हमने बोला है कि अब चाहो तो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम ही तो होगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। देखो आर स्क्वायर तो दोनों में आएगा, ठीक है, और ये वाले कांस्टेंट टर्म जो है वो भी दोनों में आएगा। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि चार्ज इसका कुछ अलग होगा, इसका कुछ अलग होगा। चलो ठीक है, वो तो अलग होगा ना। जैसे सपोज है आपने यहाँ पे 2 into 3 करा है, कितने आ गए, 6 ना, या फिर 3 into 2 करा है, कितने आ जाएगा, 6 ही तो आएगा। तो मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स का क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, समझ में आ गए। अब यहां पे जो कांस्टेंट टर्म आया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है, वेयर करके आप यहां पे लिख लो, वेयर द वैल्यू ऑफ, या फिर आप ऐसा करो, वेयर 1/4 by एब्सोल्यूट नॉट इज द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 9 into 10⁻⁹। इसका यूनिट होगा पर डायमेंशन नहीं होगा। वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये तो वैल्यू हमने लिखा है, ये पूरा का पूरा क्या है। आप चाहो तो इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, के फॉर कांस्टेंट, और यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या होगा, सी स्क्वायर। देखो ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आर स्क्वायर किधर जाएगा, एफ स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और क्यू स्क्वायर क्या होगा, इसके नीचे आएगा। तो फोर्स का न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और आर स्क्वायर क्या क्या होगा, मीटर स्क्वायर। कूलम जब नीचे आएगा तो कूलम का, इट मींस चार्ज जब नीचे आएगा तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो फिर क्या हो गया, यहाँ पे कूलम स्क्वायर हो गया। हमने बोला इसका डायमेंशन नहीं होगा, यू कीप इन ए माइंड, केवल यूनिट होता है के का। डायमेंशन किसका होगा, ये परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नोट का, और यूनिट भी होंगे इसका। एंड करके हमने यहां पे लिखा है म्यू नोट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, इट इज ऑल्सो द कांस्टेंट वैल्यू। Mu naught is the permittivity of the free space, and value
is mu naught equal to 8.85 into 10 पे पावर माइनस 12. व्हाट इज द यूनिट? तो देखो आपने करना क्या है, ये तो नीचे में है ना, तो नीचे में है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये उठकर किधर चला जाएगा, ये एफ के पास चला जाएगा और एफ नीचे आ जाएगा, तो फिर यूनिट इसका उल्टा हो जाएगा, जो के का हमने लिखा था न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो गया. डायमेंशन भी आता है, डायमेंशन भी होता है, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो. फोर्स का ml t माइनस 2 होता है, मीटर का ये मीटर का एल स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू का IT होता है, उसके अकॉर्डिंग आप चाहो तो इसका डायमेंशन लिख सकते हो. अगर आप लिखना चाह रहे हो तो डायमेंशन लिख सकते हो. द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज IT स्क्वायर, मतलब Q इक्वल टू IT होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा है. तो बहुत आर दी स्क्वायर ना, देखो Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है. I को I भी लिख सकते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. Q क्या है, स्क्वायर ना, यहाँ पे देखो ये Q स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे पूरा का स्क्वायर कराया, तो बहुत फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ने स्क्वायर फॉर्म स्क्वायर में हो गए. नीचे वाले जो पार्ट देख रहे हो वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. न्यूटन किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को. तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, डायमेंशन ml t माइनस 2 और मीटर स्क्वायर, इट मीन्स क्या हो गए, लेंथ का स्क्वायर, ये हो गए. जब इसे आप ऊपर भेजोगे सभी को, तो फिर क्या हो गया, ये m ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, l और फिर क्या है l स्क्वायर, दोनों का बेस सेम है, पावर क्या करेगा, मल्टीप्लाई होगा तो ऐड हो जाएगा, l क्यू हो गए. जब t स्क्वायर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस क्या हो गए, t पे पावर 4, और I तो पहले से ऊपर बैठा है, तो ये डायमेंशन हो गया किसका, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस का. तो डायमेंशन हम लोग इसी तरह निकालते हैं, ठीक है. तो अभी जितने भी इस इलेक्ट्रोस्टेट में कॉन्सेप्ट है, सभी का बेसिक पार्ट है कूलम्ब्स लॉ. कूलम्ब्स लॉ के थ्रू ही आप हर फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, अब देखो यहाँ पे कूलम्ब फोर्स जो हमने यहाँ पे डिफाइन करा है, वो मीडियम में, जैसे कि हमने वाटर मीडियम या फिर क्या है मेटल मीडियम में प्लेस करा है, तो फिर इसका इंपैक्ट क्या होता है, इसका वैल्यू डिक्रीज होता है. चलो वो मैं बताता हूं. तो उसे बताने से पहले आपको रिलेटिव परमिटिविटी आपको पता होना चाहिए. इरेज कर दूं मैं, relative permittivity is the ratio relative permittivity it is defined as the permittivity of the medium, the permittivity of the medium per unit permittivity of the free space, it means air medium free space, ये हो गए. और फिर ये रिलेटिव परमिटिविटी इज आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हो गए, ये यूनिट लेस होगा. हाँ, इट इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट इसका नहीं होगा. एंड it is also called dielectric constant. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हो गए. तो देखो द रिलेटिव परमिटिविटी
एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन एम अपॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन नोट। नोट मतलब क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। हमने यहां पे करना क्या है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो फिर क्या आ जाएगा वैल्यू, और ई एम इक्वल टू क्या हो गया, ई आर एप्सिलॉन नॉट। और ई आर को आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो के फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हो गया। तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आया था कूलम फोर्स का वो F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एम, और फिर क्या है क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आया था। पर हमने पहले ही मेंशन किया था वहां पे कि हमारे पास जो मीडियम है जहां पे हमने चार्ज पार्टिकल को प्लेस करा है वो एयर मीडियम है। तो एयर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, 1 होता है, जिसकी वजह से ये वैल्यू जो है केवल एप्सिलॉन नोट बन गया था। ठीक है, तो फाइनली हमने जो यहां पे लिखा है वो समझ में आ गया। रिलेटिव परमिटिविटी जैसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं वो एक्चुअल में डिफाइन होता है रेशियो के थ्रू। किसका रेशियो, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और फिर क्या, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, इट मींस एयर मीडियम का रेशियो के थ्रू होते हैं। हमने यहाँ पे इसे एक्सप्रेस करा है और फाइनली हमने यहाँ पे EM का वैल्यू लाया है। अब ये EM का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लो और करके आप यहाँ पे रखो F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा एप्सिलॉन R, और फिर क्या होगा एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर, ये हो गया। आज काफी हॉट वेदर है ना, तो ये हो गए। तो फिर अब देखो यहां पे करना क्या है, ये जो वैल्यू आपके पास डिफाइन हुआ है पहले आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। अगर हमने यहां पे बोला है कि मीडियम हमारे पास जहां पे दोनों का दोनों चार्ज पार्टिकल रखा है वो एक्चुअल में एयर मीडियम है, तो फिर क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस मीडियम का 1 हो जाएगा। ये बी पॉइंट हो गया है, यहां पे क्यू को रखा है, ये क्यू हो गया, दोनों के बीच का सेपरेशन आर हो गया है। ठीक है, दिस मीडियम इज द एयर मीडियम। तो फिर क्या हो गया यहां पे ई आर और के फॉर, अच्छा यहां पे लिख लो पहला केस फॉर एयर मीडियम या फॉर एयर, ई आर और के इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा, देन द कूलम फोर्स इज F इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गए। क्योंकि आपने यहाँ पे वैल्यू क्या है, ई आर का वैल्यू कितना पुट कर लिया आपने 1 पुट करा, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ही तो आएगा केवल। तो ये जो आपने यहाँ पे फोर्स डिफाइन करे हो वो एयर मीडियम के लिए करे हो। फाइनली वी हैव अनदर मीडियम जिसे हम लोग क्या बोलते हैं वाटर मीडियम। सेकेंड मीडियम के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे एयर फॉर वाटर मीडियम। ER और K इक्वल टू 80 हो जाएगा, एट इज द कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर देखो आपने करना क्या है, इसी रेट से क्या होगा वो डिक्रीज करेगा, कौन, कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। अभी हमने यहाँ पे बीच में जो यहाँ पे स्पेस बना है वो एक्चुअल में वाटर मीडियम का है। अब ये वाटर मीडियम करेगा क्या, इसके जो फोर्स है ना उसको आगे बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, वो ज्यादा डेंसर होता है ना, वो क्या करेगा, वो हाँ इसको रोकेगा, अपोज करेगा, इसके फोर्स को अपोज करेगा। ठीक है, चलो what will be the magnitude of the Coulomb force when you place these charge particle in a water medium। तो फिर देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू रखो ना 80 हो गया ना, और फिर क्या हो गया ये एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो गया आर स्क्वायर, ये हो गया। अब आपने करना क्या है ना, एक स्टेप और आगे बढ़ लो। एफ ऑफ दी वाटर इक्वल टू क्या होगा
1/4 इट इज द कांस्टेंट वैल्यू, और फिर क्या है क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो 80 यहां पे आया है उसको बाहर कर लो, ये हो गया। तो ये जो वैल्यू यहां पे आया है, आप देखो ये एयर वाले फोर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है क्या, तो वाटर वाला जो फोर्स है, जब आपने क्या करे हो वाटर मीडियम में चार्ज पार्टिकल को प्लेस करे हो, तो वहां पे फोर्स जो आ रहा है वो एयर वाले फोर्स से 80 टाइम्स डिक्रीज हो रहे हैं, है ना, ठीक है। तो वाटर पे जो फोर्स लग रहा है, अब वाटर मीडियम में जो फोर्स लग रहा है दोनों चार्ज पार्टिकल के थ्रू, वो क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा 1/80 के रेट से। चलो नेक्स्ट वन, वी हैव ए मीडियम फॉर मेटालिक मीडियम। इट मींस क्या है, मेटल वाले मीडियम में आपने क्या करे हो, दो चार्ज पार्टिकल को प्लेस करे हो। मेटालिक मीडियम, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी of the force in this medium is infinity। ये इंफिनिटी हो जाता है किस मीडियम में, मेटालिक मीडियम में। तो फिर फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, एक मेटल इक्वल टू 1/4πε0, ये हो गए। अच्छा ये आर की वैल्यू रख लो ना इंफिनिटी, और क्या होगा एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर, ये हो गए। अब अगेन ये जो वैल्यू आया है एफ मेटल का, वो कितने आ गए 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और इंटू 1/∞। अब देखो यहां पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था उसको हमने मल्टीप्लाई करके बाहर करा है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो वैल्यू यहां पे दिख रहा है वो एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ एयर को। तो आप ऐसा करो कि फोर्स एक्जेक्टेड इन ए मेटालिक मीडियम इज इक्वल टू एफ एयर अपॉन क्या होगा इंफिनिटी। किसी वैल्यू के नीचे में जब डिवाइड करोगे किससे, इंफिनिटी से, तो उसका वैल्यू क्या आता है, जीरो आता है। तो यहां पे ये पूरा का पूरा वैल्यू को क्या कर देगा, जीरो। समझ में आ रही बात। अगर दो चार्ज पार्टिकल को आप मेटालिक मीडियम में रखते हो तो वहां पे कूलम्ब फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्या मैग्नीट्यूड देगा, जीरो देगा, अपने देखे हो ना। तो इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है कूलम्ब फोर्स को डिफाइन करने के बाद कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में कूलम्ब फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अभी हमने आपको बताया है। और साथ ही साथ यहां पे डाइलेक्ट्रिक भी हमने बताया आपको। समझ में आ रही बात। चलो अगेन हम लोग अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।